नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोग अनुसंधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की एनवायरमेंट यूनिट के अंतर्गत बहुत से महत्वपूर्ण कंटेंट्स को इससे पूर्व के वीडियो में मैंने अपलोड किया, जो फर्स्ट पेपर के साथ साथ हायर एजुकेशन की प्रिपरेशन और अन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट्स के रूप में है। आज उसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैं एनवायरमेंट के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करूंगा, महत्वपूर्ण पॉइंट्स की चर्चा करूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर इन छोटे छोटे पॉइंट्स पर प्रश्न किए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स यानी समझ लीजिए कि पूरे मैटर का तथ्य निचोड़ कर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, जो इधर 15 साल के जो ईयरली क्वेश्चंस हैं उनके तहत इनको जरूर कंसर्न किया गया है। सो समझेंगे हल इनको। सबसे पहली बात, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बोर्ड की स्थापना पर प्रश्न पूछा गया और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण यानी सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बोर्ड की स्टैब्लिशमेंट होती है। ये गंगा के रखरखाव, उसकी गंदगी को निवारण करने के लिए दृष्टिकोण से 1985 में सरकार द्वारा बनाया गया, सरकार द्वारा उठाया गया एक मेजर स्टेप था, जिससे गंगा में स्वच्छता, गंगा पानी को दूषित करने से कैसे बचाव किया जाए, ये इस पर विचार रखा गया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बृहद राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, जिसका निर्माण 1995 में हुआ, ग्रेट नेशनल रिवर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसका भी उद्देश्य यही था, समान ही था कि जो नदियां हैं देश की, जो इधर बड़ी बड़ी नदियां हैं देश की, गंगा है, कावेरी है, बड़ी बड़ी नदियां, इनकी सुरक्षा किया जाए, इनमें जो प्रिजर्वेशन, इनके दृष्टिकोण से जो गंदगी है, इनके जल को जो गंदगी की जा रही है उसको दूषित होने से रोका जाए, जल की बीओडी देखी जाए, उसमें वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, उस जल के अंतर्गत जो जीव जंतु हैं उनको कैसे प्रिजर्व किया जाए, इन सब चीजों के दृष्टिकोण से ये योजना बनाई गई। अन्य जो योजना की चर्चा करूंगा वो है हाथी परियोजना, इट इज एलिफेंट प्रोजेक्ट। इस परियोजना को प्रारंभ 1992 में किया गया। इसका उद्देश्य हाथियों का संरक्षण और संवर्धन करना था। संरक्षण व संवर्धन, संरक्षण इनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से और संवर्धन इनके विकास के दृष्टिकोण से, उनकी प्रजाति को और बढ़ाने के दृष्टिकोण से, उनकी संख्या को और बढ़ाने के दृष्टिकोण से। ये देखा गया है कि बड़े पैमाने पे देश में हाथियां विलुप्त हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उनके हाथी दांत हैं और उनकी हड्डियां हैं, जिनसे बहुत विशिष्ट तत्व कहा जाए मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं और ऑर्नामेंटल कई ऐसे एस्पेक्ट की वजह से हाथियों की लगातार किलिंग हो रही थी। तो इस किलिंग को रोकने के दृष्टिकोण से इस हाथी परियोजना को प्रारंभ किया गया, जिसे 1992 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था हाथियों का संरक्षण और उन्हें संवर्धन करना। यहाँ पे एक बात और बता दूं, एक और परियोजना जो इसी से रिलेटेड थी, जो 1972 में शुरू किया गया, 73 में शुरू किया गया था, जिसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, वो है प्रोजेक्ट टाइगर। यह बात सत्य है कि भारत टाइगरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियन टाइगर्स यहाँ काफी पाए जाते थे, लेकिन देखते देखते इनकी स्थिति कम होने लगी। अब ये गिनती के कुछ बचे रह गए। ऐसे दृष्टिकोण से 1973 में तत्कालीन सरकार ने योजना बनाई कि टाइगर्स के संरक्षण के लिए एक योजना बनाया जाना चाहिए, जिससे भारतीय बाघों के संरक्षण और संवर्धन किया जा सके। इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर की योजना 1973 में शुरू की गई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना, प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार पूछा गया। यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स ऐसे हैं कि किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट्स जो चर्चा कर रहा हूँ किसी न किसी क्वेश्चन के रूप में पहले से पूछा जा चुका है और हर 2 से 3 साल 4 साल में देखा जाता है कि इनसे 1-2 पॉइंट्स फिर आ जाते हैं। इसी परियोजनाओं के अंतर्गत हांगुल मृग परियोजना की बात करूंगा। इसका भी शुभारंभ 1970 में हुआ, जिसका उद्देश्य यूरोपीय नस्ल के लाल हिरणों का संरक्षण और संवर्धन करना था। तो हांगुल जो है वो एक विशेष प्रकार की डियर होती है, हिरन होती है, और इसके संवर्धन और संरक्षण के लिए इसका विकास भारत में किए जाने के दृष्टिकोण से 1970 में, यानी आज से 50 साल पहले, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट है मणिपुर धामिल परियोजना। इसका भी शुभारंभ 1977 में हुआ। मणिपुर धामिल परियोजना मणिपुर में एक विशेष प्रजाति के हिरन
जिन्हें धामिल धामिल यानी कह सकते हैं कि ये चीते जैसे दिखने वाले धारीदार विशेष प्रजाति के हिरण होती हैं, जिनके संरक्षण के लिए इसको बनाया गया, क्योंकि इनका भी बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा था और इनकी संख्या घटती जा रही थी। तो सरकार ने इस उद्देश्य के लिए 1977 में इस परियोजना की शुरुआत की। अन्य परियोजना की बात करें तो गिर शेर परियोजना जो गिर फॉरेस्ट में 1972 में इसे शुरू किया गया। फिर घड़ियाल परियोजना का प्रारंभ 1975 में राइनोसोरस प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत होती है। हिम चीता परियोजना जिसे 1987 में शुरू किया गया। लाल पांडा परियोजना की शुरुआत 1996 में हुई। कछुआ संरक्षण एवं घड़ियाल प्रजनन प्रबंध परियोजना का प्रारंभ भी 1978 में किया गया। इसके अलावा बृहद गैंडा परियोजना का प्रारंभ 1987 में किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर मैंने अभी आपके साथ चर्चा किया। अब कुछ ऐसे संरक्षण क्षेत्र हैं जिनकी मैं बात करना चाहूंगा, जिस पर हमेशा मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आता है। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षण क्षेत्रों पर प्रश्न आता है। तो पेरियार सेंचुरी यानी अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है, इस पर प्रश्न होता है। तो ये केरल में स्थित है। मैं आपको बता दूं, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में विशेष अंतर होता है। नेशनल पार्क जिसे हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और अभ्यारण्य जिसे हम सेंचुरीज कहते हैं। अभयारण्य नाम से ही समझ रहे होंगे, सेंचुरीज को पहले समझिए। अभयारण्य, रण्य यानी जंगल, अभय यानी सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। अभयारण्य यानी सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया है। तो ऐसे जंगलों जिनको सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया, बचाए रखा गया, उन्हें अभय, जिनको अभय प्रदान किया जा रहा है, उन्हें अभयारण्य कहा जाए। तो भारत में बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं और इन जंगलों को सुरक्षित करने, प्रिजर्व करने के लिए बीएसएफ के फोर्स इत्यादि लगा दिया गया, ताकि इस जंगल में मानव की गतिविधियां ना हो, जिससे कि वहां रहने वाले विशेष प्रजाति का खतरा, उनके घटने के खतरा, उनका शिकार होने से उन्हें बचाया जा सके। इस प्रकार से जो सरकार ने योजना बनाई, इसके तहत जिन जंगलों को सुरक्षा प्रदान किया गया उसे नाम दिया जाएगा अभयारण्य। अभयारण्य, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो यहाँ पे बात है वो ये कि जिन जंगलों में विशेष प्रजातियों को संरक्षित और संवर्धित करने के दृष्टिकोण से विशेष रूप से उनको विकसित करने के लिए परियोजनाएं बनाई गई। जैसे मान लीजिए बड़ा सा जंगल है, उस जंगल के अंतर्गत एक स्पेसिफिक जोन सेलेक्ट कर लिया गया, जहां पर सभी विशेष प्रकार के जानवरों को लाकर संरक्षित किया जाएगा, सुरक्षित किया जाएगा, उन्हें विशेष प्रकार की सुविधाएं दिया जाएगा, जिससे उनका कहा जाए संतत विकास हो, जनरेशन बढ़े, उनका प्रिजर्वेशन हो। वहां पर डॉक्टर विशेष रूप से जो जानवर हैं, जो बीमार हैं, उनको सुरक्षा दिया जाएगा। उन्हें जो जानवर अब बूढ़े हो गए हैं, शिकार नहीं कर सकते हैं, उन्हें भोजन दिया जाएगा। इस प्रकार से जो प्रिजर्व्ड एरिया किसी अभयारण्य के अंतर्गत सुरक्षित कर लिया जाता है और विशेष रूप से सरकार द्वारा फोकस किया जाता है, विशेष रूप से उस क्षेत्र पे फंड किया जाता है, डॉक्टर्स, दवाई, तमाम प्रकार की भोजन इत्यादि इक्विपमेंट, विशेष गृह बनाए जाते हैं ऐसे जानवरों को रखने के लिए, उसे नाम दिया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। अब आप समझ गए होंगे बेहतर रूप से। तो बड़े बड़े जंगल यानी रण्य में राष्ट्रीय उद्यान विकसित किए जाते हैं, जिससे कि उनको सुरक्षित किया जा सके। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए ये अभयारण्य और नेशनल पार्क विकसित हुए। तो भारत में इस प्रकार से ये अभयारण्य और नेशनल पार्क से समय समय पर विकसित होते रहे हैं। अब इन्हीं में कुछ पर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं की चर्चा हम करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि कैसे किस इंपॉर्टेंट, ऐसे तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है और इतनी सारी लिस्ट को याद कर पाना बड़ा मुश्किल है, असंभव सा है कि हम 400-500 अभयारण्य और नेशनल पार्क को याद कर सकें। तो मैं आपके सामने 7-8 कुछ ऐसे विशेष अभयारण्य नेशनल पार्क जिनको कहा जाए विशेष रूप से विकसित किया गया है हाथियों के लिए, मगरमच्छ के लिए, गैंडा की सुरक्षा के लिए, तो वो उनकी यहाँ पर चर्चा करूंगा। आप इनको समझ लीजिए या कॉपी पेन में नोट करते चलिए, जिससे ये आपको याद में बने रहे। अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करूंगा पेरियार अभयारण्य जो केरल में स्थित है। उसके बाद मानस अभयारण्य, ये बहुत ज्यादा पूछा गया, ये भी असम में है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी असम में, ये सब विशेष फोकस है हाथियों के लिए। टीडू देवमाली क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश व असम में भी विकसित किया गया। करबी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में है। राजाजी उद्यान उत्तराखंड में है। अन्नामलाई पारंबिकुलम अभ्यारण्य यानी सेंचुरी, ये तमिलनाडु में स्थित है। ये जो मैंने 8 अभी आपको अभ्यारण्य बताए, ये सारे अभ्यारण्य एक्चुअली हाथियों के लिए यानी एलिफेंट रिजर्व्स के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। हाथियों के लिए इन्हें विकसित किया गया है, हाथियों के दृष्टिकोण से इनका विकास किया गया है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि 8 प्रकार के जो हमारे अभ्यारण्य हैं, हाथी संरक्षण क्षेत्र हैं, उनके विषय में चर्चा किया। अब बात करूंगा घड़ियाल व मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र यानी क्रोकोडाइल व राइनोसोरस रिजर्व एरियाज, जिनमें विशेष रूप से 4 रिजर्व एरियाज की मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले गुंडी नेशनल पार्क, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये राजस्थान में स्थित है। भीतरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य, ये उड़ीसा में स्थित है। और फिर बात करेंगे रातकेसिका चार्ज वन्य जीव अभ्यारण्य जो उड़ीसा में स्थित है। तो ये मैंने आपको चारों बताया जो कि मगरमच्छ व घड़ियाल संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं गोंडा संरक्षित क्षेत्र हिप्पोपोटामस रिजर्व एरियाज की, जिनमें मानस सेंचुरी बारपेटा असम में स्थित है। फिर काजीरंगा अभ्यारण्य, ये भी गैंडा से रिलेटेड है, जोरहाट असम, ये जोरहाट में स्थित है। फिर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 24 परगना पश्चिम बंगाल में स्थित है। 24 परगना बहुत बड़ा जिला है पश्चिम बंगाल का, देश का भी बहुत बड़े जिलों में आता है। उसमें यहाँ पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य है। सुंदरबन आपको पता होगा, ये एक ऐसा विशेष वन है जहां पर विशेष रूप से मैंग्रोव फॉरेस्ट विकसित है। मैंग्रोव फ्रूट्स यानी मैंग्रोव जो मीठा फल होता है उसका विकास किया जाता है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरबन का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल और इसके साथ साथ बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में सुंदरबन बड़े पैमाने पर प्रिजर्व एरिया वन अभ्यारण्य बनाया गया, वो 24 परगना में। इसके बाद जलदापारा अभ्यारण्य है, जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में स्थित है। ये भी एक फेमस है। इस प्रकार से देखें तो मैंने गोंडा संरक्षित क्षेत्र के 4 आपको रिजर्व एरियाज बताए। हाथी के मैंने आपको 7-8 बताए, मगरमच्छ पे भी 4 बताए। ये ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात करता हूं आपसे कुछ विशेष फुल फॉर्म्स जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं फुल फॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फुल फॉर्म से बात करूंगा यहां पर, तो फुल फॉर्म्स की पॉइंट की बात करते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा कुछ फुल फॉर्म्स जो अक्सर पूछे जाते हैं। फुल फॉर्म्स में IEEP, ये बहुत ज्यादा बार पूछा गया। मैंने 15 साल के जो क्वेश्चन है उनका शॉर्टलिस्ट करके कुछ ज्यादा नहीं, केवल 5-6 फुल फॉर्म्स। ऐसा क्यों कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि भाई ये देखा गया कि जिन फुल फॉर्म्स को 4 से 6 बार पूछा गया, मे भी उन पर एग्जामिनेशन में फिर से पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 से 6 बार जब पूछा गया तो फिर इसका मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है। IEEP दैट इज इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। इसके बाद स्कोप, SCOPE साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट, ये स्कोप है फुल फॉर्म। इसके बाद IGBP इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम, और इसके बाद HDGC है ह्यूमन डायमेंशंस ऑफ ग्लोबल चेंज, और इसके बाद IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज, और इसके बाद IDNDR इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। ये बस 6 फुल फॉर्म जिसको मैंने नोटिस किया कि 4 से 5 बार UGC नेट के परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो ये फुल फॉर्म IEEP, स्कोप, SCOPE, IGBP, HDGC, IIAS, IDNDR, ये फुल फॉर्म्स जैसे लर्न कर लीजिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की और चर्चा करेंगे। अब जो बिंदु चर्चा करूंगा वो मेडिसिनल प्लांट्स यानी कि औषधियां देने वाले पौधों की बात करूंगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये समझ लीजिए कि इन पौधों के विषय में जानना आपके व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए भी महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। तो कौन से प्लांट्स कौन से औषधियां देते हैं? तो सबसे पहली बात कुनैन जो है वो मलेरिया की औषधि के लिए प्रयोग किया जाता है।
तुलसी जिसे आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है, मार्गोसा जो त्वचा रोग के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्रह्मी जो स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, हल्दी जिसका प्रयोग 3 विशेष बेनिफिट के लिए, पहला ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी रुधिर शुद्धि के लिए, दूसरा इंटरनल इंजरी यानी किसी प्रकार की अंदरूनी चोट लग गई है तो अंदरूनी चोट के दृष्टिकोण से, और तीसरा खांसी के संबंध में, तो कफिंग हो रहा है तो यहाँ पर हल्दी का प्रयोग 3 क्षेत्र में, रुधिर शुद्धि, अंदरूनी चोट और खांसी। इसके बाद सर्पगंधा सर्पेंट वुड, ये सर्पदंश, उच्च रक्तदाब, पागलपन की दवाई, कई चीजों में इसका उपयोग होता है। मुलैठी जिसे हम लिक्वेरियसिस कहते हैं, लिक्वेरियसिस गले को साफ करने के लिए, थ्रोट क्लियरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आंवला एम्बोला जिसको हम एम्बोलिक कहते हैं, वो विटामिन सी का बहुत बड़ा उसमें योग है, और इस समय देखा जाए तो विटामिन सी कितना यूजफुल है, कितना नीडेड है और कितना महत्वपूर्ण इसका उपयोग कहा जा सकता है विटामिन सी का, क्योंकि इस समय हमारी इम्यूनिटी कमजोर है तो ये बात कहा जाता है कि भाई इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करा जाए, क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे में विटामिन सी के सोर्सेज में आंवला है महत्वपूर्ण, जिसमें आंवला के अन्य भी गुण हैं। पहला तो उच्च रक्तदाब यानी हाई ब्लड प्रेशर को कम करना, और इसको पागलपन की दवाई के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे अफीम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओपियम जो अल्सर, दस्त और सल चिकित्सा के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर बात करूंगा कुचला नक्स वामिका जिससे कई फायदे हैं, ये नक्स वामिका या कुचला कहा जाए, इसके 5 बेनिफिट्स हैं। पहला यकृत यानी लीवर के लिए, दूसरा त्वचा रोग यानी स्किन प्रॉब्लम के लिए, तीसरा पीलिया यानी जॉन्डिस के लिए, चौथा लकवा यानी पैरालिसिस के लिए, 5वां अल्सर में प्रयोग किया जाता है, यूज्ड फॉर अल्सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट अजवाइन जिसे हम अमनी कहते हैं, ये पेट को साफ रखने फॉर स्टमक पर्पस और फेफड़े की समस्या यानी ब्रोंकाइटिस प्रॉब्लम के दृष्टिकोण से यूज किया जाता है। मैंने अभी आपको बहुत से इंपॉर्टेंट बिंदुओं के विषय में बताया जो एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यूजीसी नेट के पेपर में इन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा। जो लोग हमारे ऑनलाइन क्लास से हैं तो वो तो इसका पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर लेंगे, परंतु जो ये वीडियो सिर्फ देख रहे हैं वो इसको अच्छे से पढ़ लें, इसको अच्छे से आप स्टडी कर लें, और जिन्हें इसका वीडियो जिसको इस मैटर का पीडीएफ चाहिए वो हमें नीचे कमेंट में पीडीएफ मांग सकते हैं, वेदर दे आर नॉट माय स्टूडेंट, तो भी मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी किसी भी दृष्टिकोण से प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं जल्दी नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगा, नई बातों को उसमें संकलित करके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।